हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। काफ़ी ठंडी हो गई है, लेकिन आशा करते हैं आप लोग सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का सेशन चल रहा था, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास चल रहा था, तो उसमें हम लोगों ने कई सारी जो हैं वीडियोज़ देखे ऑलरेडी। हम लोगों ने इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इन सब चीज़ों को देखा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेरा लास्ट ही क्लास हुआ था, इससे जस्ट पीछे मैं सारे जो है ना प्लेइंग लिस्ट का ही लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप जो है सारी वीडियोस को देख सके और अंडरस्टैंड कर सकें। तो अब टाइम आ चुका है कि हम सेकंड वर्ल्ड वॉर को पढ़ें। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट हुआ होगा, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ सेकंड वर्ल्ड वॉर को पढ़ लेंगे तो ये दिक्कत वाली बात होगी। उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को पढ़ने से पहले तमाम चीज़ों को देखा कि पूरी दुनिया में क्या हो रही थी, जैसे पुनर्जागरण हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, इंग्लैंड इसमें आगे बढ़ गया, उपनिवेश बनाने का होड़ चला, और धीरे धीरे कई बड़े बड़े देश में क्या हो गया, आपस में विवाद हुई और झगड़ा शुरू हो गया। बस एक राजा के मरने का मतलब कोई भी घटना होने की देरी थी, और जैसे ही एक राजा मरे उसके बाद क्या हो गया, तो बवाल शुरू हो गई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को मिला। पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था उसमें चौपट हो गई। इतनी बात हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा था। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, जिसके लिए हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ने के लिए हमें दो चीज़ें पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, एक तुर्की गणराज्य और एक जर्मनी का नाजीवाद। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में और समझते हैं इन चीज़ों को कि आखिर क्या हुआ था इन दोनों जगहों पर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले हम आपको ओवरऑल बात बताते हैं। तुर्की जो है, जैसा कि हमने पुनर्जागरण के वक्त भी बताया, तुर्की जो है ये मुस्लिमों का बहुत ही मुख्य स्थल है। मुख्य स्थल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ इनके खलीफा हुआ करते थे, जो मुस्लिम संप्रदाय के क्या होते हैं, धर्मगुरु माने जाते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप सबने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने क्या दिमाग लगाया कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से कहा कि हम तुम्हारा संरक्षण कर रहे हैं, हम तुर्की को विभाजन होने से बचा रहे हैं। अगर तुर्की का विभाजन हो जाएगा तो तुम्हारे खलीफा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तुम्हारे धर्मगुरु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसी तरह से उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड वालों ने क्या किया कि हमारे भारत में भी आकर लोगों को क्या किया कि गलत तरीके से मोटिवेट किया, लोगों को गलत बातें बताई। उन्हें कहा सारे मुस्लिम कम्युनिटी को, जैसे मुस्लिम लीग वगैरह इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुर्की को विभाजन किया जा रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मित्र राष्ट्र वाले क्या कर रहे हैं कि इसे बचा रहे हैं, इसीलिए तुम अगर हमारा साथ दोगे तो हम तुर्की का विभाजन नहीं होने देंगे। जर्मनी चाहता है कि विभाजन हो जाए। उसे उल्टी बात समझा कर क्या किया गया, इंडिया को भी मोटिवेट कर लिया गया। उस तरह से कांग्रेस को भी मोटिवेट किया कि हम तुम्हें जो है पूर्ण स्वराज या स्वराज दे देंगे, तुम्हारा मतलब बात को सुन लेंगे। इस तरह कांग्रेस की बात को नहीं सुना जाता था कई लंबे समय तक। तो जैसा हमने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया कि अलग अलग माइंड डाइवर्ट करके इटली जो मित्र धूरी राष्ट्र की तरफ था, इटली को कहा कि अगर हम जीत जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो क्या करेंगे कि उसमें से तुमको भी को ना जर्मनी का कुछ पार्ट्स तुमको जमीन दे देंगे। जब जर्मनी लेने गया तो इटली जब जर्मनी गया इंग्लैंड के पास कि लाओ भाई तुम तो जीत गए, तुम्हारे कहने पर जो है हम उसका साथ नहीं दिए, जर्मनी का साथ नहीं दिए, तो बारी आ गई है कि तुम हिस्सा बांटो मेरा भी। लेकिन इंग्लैंड वालों ने क्या किया, मित्र राष्ट्र ने क्या किया, इटली को वहां से रफा दफा भगा दिया। तो अब इटली को भी समझ में आ गया कि भाई क्या मजाक चल रहा है हमारे साथ, वादा कुछ और किए कुछ और। उसी तरह से हिंदुस्तान में भी देखने को मिला, कांग्रेस भी जब उसमें पार्टिसिपेट कर गई, गांधी जी भी पूरी तरह से अपने समाज के लोगों को उठा उठाकर उनके आर्मी में भेज रहे थे, उन्हें भी सबक मिल गया। मुस्लिम लीग जो पार्टिसिपेट करी थी तुर्की के विभाजन नहीं होने के वादे पर, वो तुर्की का भी विभाजन हो गया। उसी तुर्की गणराज्य को भी हम लोग पढ़ेंगे कि उसने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, तुर्की को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और जितने मित्र राष्ट्र थे सबको दे दिया कि लो भाई ये पार्ट तुम्हारा, ये पार्ट तुम्हारा। इस तरह से इटली का विभाजन कर दिया, खलीफा का पद को समाप्त कर दिया, जिसके वजह से शुरू हो गई खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन क्या करती है कि नॉट इवन इन तुर्की बट ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड जो है फैलना शुरू कर देती है। यहां पे दो व्यक्ति थे जिसे बंधु भाई बोला जाता है, अली बंधु बोला जाता है। अली बंधु का मतलब दोनों के नाम के साथ में अली लगा है, दोनों भाई ही थे। कौन कौन से, एक मोहम्मद अली और मैंने आगे लिखा है मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों ही भाई क्या करे कि उठकर पूरी दुनिया में भ्रमण करने लगे, सारे मुसलमानों को इन्फॉर्म किया कि इंग्लैंड ने ऐसा ऐसा किया है कि हमें जो है हमारे खलीफा को जो क्या किया है, पद से हटा दिया है और तुर्की का विभाजन कर दिया है, जिससे पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड रूप में क्या होने लगा कि मुसलमान लोग उठने लगे और अगेंस्ट जाने लगे। तो महात्मा गांधी को पता था कि भाई जैसे ही ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है, पूरे वर्ल्ड वाइड में इसके अगेंस्ट में जो है विद्रोह प्रारंभ हो रही है, तो महात्मा गांधी ने बहुत ही अपनी विचारधारा को सामने रखते हुए, अपने बोलते हैं ना, उनके पास इतनी ज़्यादा सोचने की शक्ति थी कि उन्होंने वो समझ गए थे कि देखो कैसे भी करके तुर्की को तो वापस करना ही पड़ेगा, विभाजन उसका रद्द करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना जो है हम भी जो है इसमें पार्टिसिपेट
कर जाए, ताकि क्या हो जाएगा कि एक अच्छा इंपैक्ट समाज को जाएगा। कैसे अच्छा इंपैक्ट जाएगा मैं आपको भी बताता हूं। जैसे कि जब ये दोनों भाई अली बंधु भाई जब भारत पहुंचे तो उन्होंने महात्मा गांधी से कहा कि देखो ऐसे ऐसे है, तो आप हमारा, पहले वो लोग मुस्लिम लीग के पास गए तो मुस्लिम लीग वालों ने कहा कि यहां मेरा खुद का बैंड बजा हुआ है, हम तुम्हारा क्या मदद करेंगे। इस बात पर जो है वो लोग निराश होकर जा रहे थे, तो गांधी जी ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया, बोला कि आप मेरे पास आओ, हम जो है आपको सपोर्ट करेंगे। तो जितने भी कांग्रेस के नेता थे वो सब बोलने लगे कि यार गांधी जी का दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, हम लोग खुद ही जूझ रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, हमारे पास खुद आजादी नहीं मिला और हम जाए दूसरे को मदद करने के लिए, हम खुद दूसरे के उपनिवेश है और हम दूसरे की मदद कैसे करेंगे। तो गांधी जी ने अपनी सूझबूझ का जो है बोलते हैं ना, अपनी सूझबूझ को दिखाते हुए बताया कि देखो आने वाले 100 सालों में, हो सके तो 100-200 सालों में ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब हम एक हिंदू और मुसलमान एक जगह खड़ा होकर और क्या करेंगे, किसी मुस्लिम के लिए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हम दोनों एकता का जो प्रमाण है ना, आने वाले 100-200 साल में ऐसा मौका ही नहीं आएगा कि हम अपने एकता का प्रमाण दिखा पाएंगे। यह बहुत ही अच्छा मौका है कि हम देश के हिंदू और मुसलमान का है जो है एकता का परिचय देते हुए इसका क्या करेंगे, अनुमोदन करेंगे और इसमें जो मुस्लिम भाइयों हैं उनका सहायता करेंगे। यह बात एकदम सनसना के खबर फैली और महात्मा गांधी ने देखते ही देखते क्या कर दी, खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता कर दी। अब वो अध्यक्ष के पद पर बैठकर और खिलाफत आंदोलन का हल्ला बोल कर दिए पूरे भारत में। भाई साहब अब हिंदू मुसलमान जो थे, हिंदू और मुसलमान जो थे वो सब एक होने लगे। उन्हें यह दिखने लगा कि नहीं, जरूरत पड़ने पे जब हिंदू वाले लोग, जब हिंदुत्व वाले लोग मुसलमान का सपोर्ट कर रहे हैं तो आने वाले समय में हम सबको एक होकर क्या करना पड़ेगा, देश के लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा है उसको बदल नहीं सकते, और कुछ लोग क्या है ना कि उन्हें भी तो सोचनी चाहिए थे यार कि मतलब हिंदू मुसलमान आज भी हो रही है हमारे यहाँ, इतनी ज़्यादा कट्टरता है, लोग लड़ रहे हैं, अजीब है, लेकिन उस पर बहस करना ही बेवकूफ़ी है। तो इस तरह से अपनी परिचय देते हुए महात्मा गांधी ने क्या किया, खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया और देखते ही देखते खिलाफत आंदोलन पूरी तरह से रद्द हुआ और जो है तुर्की को पूरी तरह से गणराज्य बनाया गया और वहां पे राजा का शासन न होकर क्या हो गया, इलेक्शन यानी कि चुनाव प्रारंभ हो गया। और चुनाव प्रारंभ होते ही किसे राष्ट्रपति बनाया गया, तो मुस्तफा कमाल पाशा। इन्होंने भी क्या किया था, इस विद्रोह में साथ दिया था, जो ये विभाजन हुआ था इसके अगेंस्ट ये भी सामने आए थे। तो ये मुस्तफा कमाल पाशा को पहला राष्ट्रपति तुर्की का बना दिया गया। इस तरह से तुर्की की कहानी खत्म हो जाती है। तो अब हम फटाफट उन चीजों को देख लेते हैं कि तुर्की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले क्या बोलता है, यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्या कहते हैं हम, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तुर्की को कहते हैं, ठीक है। और इसको देख लीजिए, और जो यूरोप की अगर हम तुर्की की बात करें, इंडिया मैप में देखेंगे, वर्ल्ड मैप में, नॉट इवन इन इंडिया मैप, तो अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो इसका कुछ भाग एशिया में आता है और कुछ भाग यूरोप में आता है और ये मुस्लिम राष्ट्र है, मैंने आपको बताया। अब कहता है प्रथम विश्व युद्ध के से पहले अंग्रेजों ने यह वादा किया था, बताना है मैंने आपको कि अंग्रेजों ने यह वादा किया कि तुर्की का विभाजन नहीं होगा, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेवर्स की संधि, जिस तरह से जर्मनी पर जो है वारसाई की संधि थोपी गई, उसी प्रकार यहां पर क्या कर दिया गया, सेवर्स की संधि के तहत तुर्की को विभाजन कर दिया गया। तो आप सेवर्स की संधि को याद रखेंगे स्टार मार्क करके, ठीक है। द्वारा तुर्की को मित्र राष्ट्रों में बांट दिया गया। इस संधि का मुस्तफा कमाल पाशा, ये पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसके लिए, तुर्की गणराज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एग्जामिनेशन से भी मुस्तफा कमाल पाशा ने विरोध किया और इस संधि के खिलाफ भारत में भी क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन आया। मैंने आपको पूरी कहानी बताया जस्ट। भारत में खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी। कब करी, 1 अगस्त 1920 को करी, 1 अगस्त 1920 को। भारत में दो बंधु आए थे, अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। इसके बाद हमें क्या याद रखना है कि अक्टूबर 1923 में तुर्की को गणराज्य घोषित कर दिया, यहां राजा का शासन खत्म और चुनाव शुरू हो गया। इसके बाद अप्रैल 1924 में क्या हुआ, संविधान बन गया और मुस्तफा कमाल पाशा को यहां के राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया, जिसे आता तुर्क भी कहते हैं। मुस्तफा कमाल पाशा को आता तुर्क भी कहते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, आता तुर्क क्या कहते हैं इसे, आता तुर्क भी कहते हैं मुस्तफा कमाल पाशा को। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि तुर्की गणराज्य जो है इसकी कहानी समाप्त हो गई। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, जो जर्मनी पर जो वारसाई की संधि थोपी गई है, तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो जर्मनी पे भी पड़ा होगा भाई साहब। इस तरह की संधि हुई थी, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि उसे 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं रखना है। इनफैक्ट सबसे बुरा तो ये कर दिया ना उसके साथ कि वो कोई भी सेना नहीं रखेगा, ज़्यादा सेना नहीं रख सकता है, कोई अच्छा मतलब ये फाइटर वगैरह नहीं रख सकता है, जो होता है ना हवाई जहाज फाइटर वगैरह होता है, ये सब नहीं रख सकता है, लड़ने के लिए पनडुब्बी वगैरह नहीं रख सकता है। और उससे भी बेहतरीन और खराब स्थिति, बेहतरीन नहीं बोले, उसे खराब स्थिति उसका तब हो गया जब उसके कोयले के खान से 15 साल तक कोयला लेने का अधिकार फ्रांस को दे दिया गया। तो ये सबसे बुरा हुआ था और यहीं पे बीज बो दिया गया था। वारसाई की संधि वो रीजन थी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर भी होना था, सब जान रहे थे। तो आते हैं जर्मनी का, अगर हम नाजीवाद वर्ड पर फोकस करें तो नाजीवाद एक विचारधारा थी। विचारधारा किसकी थी, तो एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर का नाम आप सब जानते होंगे। एडोल्फ हिटलर जो है, इसका नाम आप सब भली भांति जानते होंगे क्योंकि हिटलर ने काम ही ऐसा किया था
था, कई सारे ऐसे काम किए थे जो इतिहास में ये बहुत ही चर्चित है। तो एडोल्फ हिटलर में जो नाजीवाद है इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है कि सरकार और आम जनता के बीच जो नए रिश्ते बनाने का एक पक्ष था। क्या होता था, ये एक विचारधारा थी। जैसे कि कुछ लोगों का अलग अलग विचारधारा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था वामपंथी विचारधारा बताया, उसी तरह से यहां पे क्या है, एक नाजीवाद विचारधारा है। इस विचारधारा में क्या होता है, इसके अलावा मैंने आपको एक और विचारधारा के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो तो आप थोड़ा सा याद करेंगे कि फांसीवाद मैंने आपको बताया था। इटली का एक फांसीवाद मैंने आपको बताया था। तो फांसीवाद में भी था कि एक सुदृढ़ राष्ट्र की परिकल्पना थी। उसी तरह से यहाँ पे क्या था कि अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या था, एडोल्फ हिटलर की ये विचारधारा थी नाजीवाद, जिसका अर्थ होता है कि जनता और सरकार के बीच में एक अलग तरीके के रिश्ते को पक्ष के आधार पर जो है देखा जाता था। तो इतना क्लियर हो गया। अब कहता है कि नाजीवाद का जनक कौन है, तो एडोल्फ हिटलर है। अब इसके साथ क्या हो भाई साहब, सुनिए। एडोल्फ हिटलर ने क्या किया कि वहां की सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश किया, क्योंकि वो चाहता था वो जानता था कि जब अगर हम वारसाई की संधि को नहीं रोकेंगे, वारसाई की संधि से जो उस देश का अपमान हुआ उसका अगर हम बदला नहीं लेंगे तो आने वाले समय में क्या हो जाएगा, ये बहुत पीछे चला जाएगा। टेक्नोलॉजी के मामले में, शिक्षा के मामले में और कई सारी चीजों में ये पीछे चला जाएगा। तो इसमें एक एडोल्फ हिटलर थे, वो नाजीवाद विचारधारा से बिलोंग करते थे। उन्होंने कहा कि अगर हमें उनसे बदला लेना है तो सबसे पहले हमें सशक्त होना पड़ेगा और वारसाई की तमाम संधियों को तोड़ना पड़ेगा, अपने सेना में ताकत लाना पड़ेगा, हमारे पास युद्ध लड़ने के लिए बोट्स चाहिए, जहाज चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, उससे लड़ सकें। लेकिन ऐसी संधि थोपी गई थी कि यह कर पाना बहुत ही मुश्किल था। तो एडोल्फ हिटलर ने क्या किया, वहां के शासन व्यवस्था को पलटने का कोशिश किया। तो उस वक्त वो पकड़ा गए। क्या हुआ कि वो एक यहूदी के घर जाके फंस गए। जब वो तख्ता पलट कर रहे थे उसी वक्त क्या हुआ कि तख्ता पलट को रोकने के लिए जो सरकार एक्शन लेती है उसी एक्शन में ये फंस गए थे। तो ये जो एडोल्फ हिटलर था ये भागकर एक यहूदी के यहाँ जाकर छुपा, और यहूदी के यहाँ छुपने की वजह से क्या हुआ कि यहूदियों ने इन्हें छुपा लिया पहले कि आओ आओ हमारे यहाँ तुम सेफ फील करोगे, और छुपाने के बाद क्या करा कि वो इन्फॉर्म कर दिए वहां के शासक को, जिसकी वजह से क्या किया गया, इनको अरेस्ट कर लिया गया। इस दिन से एडोल्फ हिटलर क्या हो गया कि यहूदी के बहुत अगेंस्ट हो गया। और जब आने वाले समय में धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो जेल से रिहा हुआ, और जेल में ही उसने एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी जो उसकी आत्मकथा से संबंधित है, जिसे अगर हिंदी शब्द के हिसाब से देखें तो उसे कहा जाता है मेरा संघर्ष। और उसके अगर जिस लैंग्वेज में उसने लिखा अगर उसमें देखा जाए तो मीन कैंप बोला जाता है। इसे क्या बोलता है, मीन कैंप बोला जाता है। ये इसकी खुद की आत्मकथा है जिसे इसने जेल में लिखा था। अब क्या हो गया, देखिए यहूदी इनका साथ नहीं दिए, जिसकी वजह से ये कुछ समय बाद जब शासनकाल में आया तो लगभग 60 लाख यहूदियों को कटवा दिया, क्योंकि ये कट्टर विरोधी हो चुका था। इसे लग रहा था कि एक तो हम वारसाई की संधि में ऑलरेडी फंसे हुए हैं, हमारे देश की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है, और ये हमारे सहायता करने के वजह जो है इस तरह का काम किया, जिसकी वजह से ये कट्टर विचारधारा पे आ गया, यहूदियों को लेकर खास करके। तब इसने क्या किया, जब ये जेल से छूटा और एक प्रधानमंत्री का पद ले लिया, उसके बाद अपनी सेना को सशक्त किया और कई सारे बोट्स वगैरह बनाए, पनडुब्बी बनाए, पनडुब्बी के अंदर पेट्रोल भरने के लिए एक अलग से सिस्टम बनाया, कई सारी चीजों को इसने डेवलप किया, हवाई जहाज बनाया, सेना को सशक्त बनाया, और शुरू हो गया भाई साहब सेकंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि इन्हें तो बदला लेना था। धीरे धीरे करके वारसाई की तमाम संधियों को इसने क्या किया, तोड़ दिया। सेना 1 लाख से कम ही रखना था, ये 1 लाख से ज्यादा चला गया। बोट्स, जहाज वगैरह, फाइटर वगैरह, ये सब नहीं रखना था। ये तमाम चीजों को इसने डेवलप किया और कहा कि वारसाई की संधि को अगर हम लेकर बैठे रहेंगे तो हमारा विकास रुक जाएगा, और जनता को पूरे सशक्त करके जनता को बताया कि हम इस वारसाई की संधि को किस तरह से झेल रहे हैं, हम कैसे नागरिक हैं देश के, और मतलब पूरी तरह से सशक्त किया। और बहुत ही अच्छा नेतृत्व करता हिटलर था। और क्या किया हिटलर ने, क्या किया फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट कर दिया, और ये ले धड़ाधड़ मित्र राष्ट्रों को मारना शुरू किया। लेकिन कुछ चूक हो गई इनसे भी, और क्या हो गए, लास्ट में एक ऐसा मोमेंट आया, अगर हम यहां से घुस जाएं कि किसको मारा, कहां मारा, तो हम नाजीवाद को छोड़ के सेकंड वर्ल्ड वॉर में घुस जाएंगे। इसलिए अभी हम इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेंगे, हम नाजीवाद पे ही रुकते हैं। इसने क्या किया कि मित्र राष्ट्रों पे लगातार क्या करने लगा कि अपना सेना से प्रभाव डालने लगा। सबसे पहले रशिया पे किया, फिर सारे को बताऊंगा मैं अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर जब बताऊंगा इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस तरह से इन्होंने मारधाड़ पूरा शुरू कर दिया, लेकिन अंततः क्या हो गया कि ये कमजोर पड़ गया, और जर्मनी कमजोर पड़ने की वजह से क्या हो गया कि तमाम जो मित्र राष्ट्र थे उसने इसे घेर लिया। तो सबसे पहले रशिया की आर्मी ने इसे घेरा था, और घेरने के बाद जर्मनी का जो एडोल्फ हिटलर था ये समझ गया कि अब जो है बचना नामुमकिन है। और लास्ट समय पे तो कहा जाता है कि ये थोड़ा पागल हो गया था, क्योंकि इसकी सेना मर जा चुकी थी और ये फरमान जारी कर रहा था, वायुसेना तुम उसको मारो, तुम उसको मारो, और इसकी सेना तो बची ही नहीं थी बेचारे की। तो लास्ट में इसने क्या किया कि इसकी पत्नी थी ईवा ब्राउन, उसके साथ जहर खाकर और वहीं पे आत्महत्या कर ली। तो इस तरह से जो है एडोल्फ हिटलर की और इसके साथ साथ नाजीवाद की कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। तो होप इस दोनों ही टॉपिक को आपने भली भांति समझा होगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है
नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है जिसमें मैं आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? सेकंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन इससे पहले, सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले मैं आपको इन तमाम चीज़ों को जो लिखा हूं, जो एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको फटाफट देख लेते हैं। तो नाजीवाद का जनक मैंने आपको बताया कि कौन है, एडॉल्फ हिटलर है। नाजीवाद की स्थापना, ये नाजी दल है, नाजी दल की स्थापना 1921 में हुई, 1921 में हुई। फिर 1923 की बात करें तो हिटलर ने म्यूनिसा शासक का सत्ता पलट दिया। सत्ता पलट रहा था लेकिन वो विफल हो गया, कर नहीं पाया, जिस कारण हिटलर को क्या किया गया, जेल भेज दिया गया। और हिटलर जेल में ही क्या लिखा, मीन कैंप, मीन कैंप मतलब मेरा संघर्ष नामक आत्मकथा लिखी। इसके बाद 1982 में जर्मनी का पीएम बन गया। वो क्या बन गया, जर्मनी का पीएम हिटलर बन गया। 1982 में हिटलर ने सुरक्षा परिषद लाया, गुप्तचर व्यवस्था लाया, ये कई सारे अलग अलग चीजों को जो है उन्होंने प्रारंभ किया, जिससे कि उनका क्या हो सके, सशक्त बना सके, दूसरे देश से लड़ने के काबिल हो सके। और इसने नारा दिया, एक राष्ट्र एक नेता। ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, एक राष्ट्र और एक नेता का वचन देने वाला या नारा देने वाला कौन था, हिटलर था। अब देखिए ये आर हेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आते हैं वहां पे। अब कहता है हिटलर यहूदी धर्म का कट्टर विरोधी था, अतः इसे फ्यूरर कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्यूरर कहते हैं। क्या कहते थे इसे, फ्यूरर। क्यों कहते थे, आपसे डायरेक्ट एग्जाम यही पूछ देगा कि हिटलर को फ्यूरर क्यों कहा जाता था। ऑप्शन में देगा यहूदी का कट्टरवादी था, दे देगा कि इंग्लैंड का कट्टरवादी था, मित्र राष्ट्र का जो है कट्टर, मित्र राष्ट्र से उसका कट्टरपंथी था। आपको लगेगा कि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो मित्र राष्ट्र से ही हुआ था और ये धुरी से थे, आप मार के चले आएंगे। इसलिए याद रखिए फ्यूरर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसका, यहूदी धर्म का जो था ना कट्टर विरोधी था। और क्यों था मैंने ये भी आपको बता दिया। इसके बाद आर हेंस ने कहा, आर हेंस वहां के एक राइटर है, उन्होंने क्या कहा कि आर हेंस ने क्या कहा कि जर्मनी मतलब हिटलर, जर्मनी मतलब हिटलर और हिटलर मतलब जर्मनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई सारे एग्जाम में इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये ऐसा वाक्य है जो है किसके द्वारा कहा गया। तो आर हेंस के द्वारा कहा गया है कि जर्मनी का मतलब हिटलर होता है और हिटलर का मतलब जर्मनी होता है। उनके विचारधारा से भाई साहब इतने ज्यादा लोग मतलब प्रभावित हो गए थे, क्योंकि वो सच्चाई के रास्ते पे था, कहीं ना कहीं सही रास्ते पे था। और इसने ही यूनाइटेड किंगडम वाले का दिमाग भी ठंडा किया था, इंग्लैंड वालों का दिमाग इसी ने भी ठंडा किया था। लेकिन कहते हैं ना किस्मत जो है ना हमेशा साथ नहीं देती। हिटलर ने वारसाई की सारी संधि तोड़ दी तथा अपनी सेना को क्या किया, सशक्ति कर लिया, सशक्तिकरण का आया, पूरे सेना को मजबूत बना लिया। उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे लड़ाकू जहाज को उसके जो हिटलर के जो लड़ाकू जहाज थे उसे क्या कहा जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब आप मार्क करके रख लीजिएगा। लुफ्तवाफ कहा जाता है, पनडुब्बी को यू बोट्स कहा जाता था, और पनडुब्बी में पेट्रोल भरने के जो जहाज थे उसको मिक्को कहा जाता था, MIKCOO। ठीक है, आपको जो प्रोनाउंस करना है कर लीजिए, कहते थे। इसके कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की सेना चारों ओर से हिटलर को क्या कर दी, घेर लिया। उसके 30 अप्रैल 1945 को हिटलर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। इस प्रकार जर्मनी में नाजीवाद का अंत हो गया। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है जिसमें हम फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर को पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में समाप्त करने का, अगर ही नहीं हो पाया तो मैं 2 वीडियो में समाप्त करूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज यहीं साइन ऑफ करते हैं। अगर आपको चीजें पसंद आई, तरीका पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ त्रुटि दिखती है तो आप नेसेसरीली क्या करें, हमें जरूर सूचित करें। इनफैक्ट इन माय व्हाट्सएप, इन माय टेलीग्राम ग्रुप और इन कमेंट बॉक्स, जहां आपको सुविधा लगता है आप जरूर हमें अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज यहीं साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच।